अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आता हूँ मैं, बैठो, आता हूँ, बैठ जाइए, मैं आता हूँ। जुल्म क्या होता है? धंधा चला देना है मर्जी के खिलाफ। वो तो फिर आप तनख्वाह ले रहे हैं तो दिल तो आपका है नहीं काम करने का, तो आपकी मर्जी के खिलाफ आपको काम करना पड़ा, जुल्म थोड़ी है। एक्सट्रीम। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? जोर जबरदस्ती। जो जुल्म होता है ना वो अदल का उलट होता है। मतलब जो अदल नहीं है वो जुल्म है, और अदल वो है जो ड्यू है। यानी अगर मैंने किसी ट्रांजैक्शन के लिए पैसे लिए हैं और उस ट्रांजैक्शन के अरेंजमेंट के बदले जो मैंने सर्विस देनी है, अगर मैं पैसे पूरे ले रहा हूं, सर्विस पूरी नहीं दे रहा, तो मैं अदल नहीं कर रहा। या जितनी सर्विस ली जा रही है मुझे पैसे देने में कमी की जा रही है, तो वो अगला अदल नहीं कर रहा। ये तो पैसों का मामला हो गया। अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करना, चाहे दूसरे की तजलील पे हो, चाहे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम जिस फील्ड से है ना, सीए फील्ड से, खासतौर पे जो सीए फर्म्स हैं, हम लोग इसको बहुत इजी लेते हैं। आप लोग जब सीनियर होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं या मैनेजर होते हैं और आपको एक मखलूक मिलती है जिसको ट्रेनी कहते हैं, और आप जब तक खुद ट्रेनी है तो आपका जूनियर आपको मिल रहा है, आप लोगों को लगता है, मेजॉरिटी पार्टनर, मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर, इन सबको लगता है कि ये एक गुलाम मिला है। मैं काम की बात नहीं कर रहा, काम की बात नहीं कर रहा, एक गुलाम मिला है जिसके साथ हम जैसा मर्जी बिहेव कर सकते हैं ट्रेनिंग के नाम पे, चाहे वो उसकी तजलील हो, चाहे उसकी इज्जत नफ्स को शदीद किस्म का मजबूर करना हो। ये सब आप अपने अपने गिरबाने में झांक सकते हैं, सब अपने गिरबाने में झांक सकते हैं कि आप लोगों का सीए आर्टिकल्स के अंदर अपने जूनियर्स के साथ, अच्छा ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो गोलियां कराते हैं, अगर उनको सेट ना करके रखें तो वो सही काम नहीं करेंगे, जस्टिफिकेशन नहीं है। क्लाइंट के बंदों के साथ, आपस में एक दूसरे कोलीग्स के साथ, बहुत जगहों पर हम ऐसा जुल्म कर रहे होते हैं जो हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो उसके वाले से बस एक बात बता रहा हूँ, बुखारी 2448 सही जना अपने वाज रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो आप हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला को यमन भेज रहे थे तो फरमाया कि मजलूम की फरियाद से डरते रहना कि बेशक उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। देखें, अल्लाह के सामने तो वैसे भी पर्दा नहीं है, लेकिन जब किसी चीज की इंटेंसिटी बतानी है कि भाई देख लो डायरेक्ट कॉल जाएगी, तो फिर मजलूम की फरियाद से डरते रहना कि बेशक उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। मैंने एक सवाल जून 23 दिया था और एक था क्या वाला, दिसंबर 20। जून 23 करता हूँ पहले डिस्कस, उसके बाद मैंने ना एपी भी कराना है और उससे पहले एक सवाल भी कराना है। बताओ कहाँ करना है? बोर्ड पे, और फिर एपी भी एक चीज सिखानी है। तो जून 23 कर देता हूँ डिस्कस। किया है, कोई फायदा है डिस्कशन का कि किया ही नहीं है? किया है। सवाल की ना रिक्वायरमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है बुक वैल्यूज की बेस पे। तो इसलिए जिस कंपनी का हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे उसकी इक्विटी और डेट की बुक वैल्यू लेनी थी और वो बैलेंस शीट से आनी थी। एक पॉइंट ये है, किधर, तो एक पॉइंट तो ये था कि बुक वैल्यू लेनी थी जो कि एसओएफपी से निकलनी थी, इस पे कोई एतराज। दूसरा पॉइंट ये था कि बेशक कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वैक नहीं निकाल रहे, लेकिन सवाल वाले ने कहा ही इस तरीके से है कि हम किसी मिलती जुलती कंपनी का बीटा लेंगे, उस बीटा को यूज करके इस कंपनी का केई निकालेंगे। सवाल में क्लियरली मेंशन था, इसलिए जो दूसरी कंपनी दी हुई थी उसका डाटा यूज किया, उससे पहले एसिड बीटा निकाला। और इसमें बस एक मजे की ट्रिकी बात यह है सवाल के अंदर कि एक है कंपनी मार्डी के मर्दी पता नहीं क्या है, ये हम हैं, और दूसरी कंपनी क्या है, एफएक्स ईएक्स। इसके बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका डेट रिस्क फ्री था, ये सवाल में ना, ये मैं जून 23 कहा था कि अगर आप कर लेंगे तो डिस्कस हो जाएगा, वो बता रहा हूं। इसमें लिखी हुई थी ये बात,
लास्ट लाइन में बिल्कुल, मतलब प्रपोज एक्सपेंशन से ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर कि इनके ट्रिपल ए रेटिंग है एंड सो द डेट कैन बी अज्यूम्ड टू बी रिस्क फ्री। अब जब कह दिया ना कि डेट रिस्क फ्री है, इसका मतलब है डेट बीटा 0 है, तो इसलिए इसके इक्विटी बीटा वाले रिलेशन में बस सिर्फ ये होना था। जब हमने इससे एसिड बीटा निकाल लिया और उस एसिड बीटा को यूज करके इसका इक्विटी बीटा बनाना है, तो इसके डेट के बारे में लिखा हुआ है कि वो रिस्क फ्री नहीं है। अगर ना लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट रिस्क फ्री होता, लेकिन लिखी हुई है बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेडिंग से ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, द डेट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी रिस्क फ्री, इसका मतलब डेट बीटा होगा। ये सेंटेंस लिख दिया क्लियरली। तो डेट बीटा निकालने के लिए पहले भी शायद एक दो दफा बताया है कि मजबूरन डेट के ऊपर भी वो कैपम वाला फार्मूला लग सकता है। और उससे पहले एक क्लास में बताया था कि हमें सवाल में जरूरत पड़े तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो कैपम रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के बराबर है। तो हमने इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला और पिछली क्लास में मैंने वो पूरे शाखे बना के समझाया था कि डिवेंचर का एक्सपेक्टेड रिटर्न उसका वो YTM होता है, YTM। तो YTM निकालना पड़ा, उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न अज्यूम किया, उसको कैपम के फार्मूले में रख के तो डेट बीटा निकाला है, और फिर उस डेट बीटा को यूज करके तो ये बड़ा वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। ये वाला फाइंड किया, फिर एसिड बीटा यहां से यहां निकाला, डेट बीटा वो कैपम के फार्मूले से रिवर्स करके निकाला, और ये बुक वैल्यूज थी। ये था इस सवाल में, यहां से के ही निकलेगा और फिर वो वैट निकलेगा। तो ये सवाल में बताने वाला पॉइंट था डेट बीटा और इक्विटी बीटा वाला, और मेरी तरफ से ये था बताने वाला। ये सामने बैठे हुए आवाम ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। दोबारा बोलिए। जी जी जी, मैं समझा नहीं बात। जी 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 जी, नहीं अभी इस सवाल में तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है ना। हाँ जी, कंपनी वाली यूज करेंगे डेट इक्विटी। अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंटेड निकाल रहे हैं और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गियरिंग नहीं है तो कंपनी वाली गियरिंग यूज होगी। अच्छा जी, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंटेड निकालने का एक सवाल बोर्ड पे किया था, एक ये डिस्कस हो गया। ये तो खैर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं था लेकिन काम वही था। और एक सवाल कराता हूँ और है वो, मैंने कहा मैं पहले एक सवाल और करा लूँ फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे मसले हैं क्या। अब एक सवाल में बोर्ड पे कर दूं फिर देखते हैं टाइम निकाल के। आप पढ़िए जी, है पुराना लेकिन रीजनेबल सवाल है। दिसंबर 15 और ये है सेंड्रा लिमिटेड SL। जी ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, विंटर 15। पढ़ ले, मैं करता हूं।
अच्छा वो मुझे याद दिला बताना, मैंने पिछली क्लास में कहा था अब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे वापस आ गए, क्योंकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट यूज करना है अब, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करने हैं अब हम। जी पढ़ लिया तो मैं करूं। कैसे पता लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है? कैश फ्लोज दिए हुए हैं, 5 साल का टाइम पीरियड है, इन्वेस्टमेंट करनी है। कैसे पता? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट का सवाल है, बीटा की इंफॉर्मेशन है। फिर अब एक नया काम करने जा रहे हैं कि व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, इज कंसिडरिंग टू असेंबल अ व्हीकल अंडर द ब्रांड नेम इतना, और इसलिए फिर सवाल में डाटा से लग रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डाटा दिया हुआ है, तो सवाल के डाटा से हो रहा है अंदाजा। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल है, तो वही बिल्कुल कैश फ्लोज बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, और इसमें यूनिट्स खुद निकालने पड़ेंगे एक टेक्निकल तरीके से। ये मैं आपको सॉल्व करते हुए दोबारा बताऊंगा, अभी सिर्फ जबानी बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ये जो हमने गाड़ी बनानी है ना लोकली, इसने कंपीट करना है एक इंपोर्टेड गाड़ी को, और हम जो गाड़ी बनाने लगे हैं हम फेरिस लगे हैं, इसने फेरो को कंपीट करना है। और हम हर साल कितनी फेरिस बेच पाएंगे ये डिपेंड करता है कि फेरिस और फेरो की प्राइसेस में कितना फर्क होगा। ये पॉइंट नंबर 5 को सॉल्व करके पता चलेगा कि हर साल में कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, यानी हर साल की हमें दोनों प्राइसेस का कंपैरिजन करना पड़ेगा, उनके डिफरेंस से पता चलेगा कि हम कितने यूनिट बेच रहे होंगे। तो यूनिट्स की भी अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, और चूंकि प्राइसेस को कंपेयर करना पड़ेगा, और प्राइस तो दी ही नहीं हुई, प्राइस तो हमने खुद निकालनी है। कैसे पता कहां से निकालनी? पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हम वेरिएबल कॉस्ट प्लस इतने पे बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब पहले हमें सारी कैश फ्लोज की वर्किंग करनी पड़ेगी पर यूनिट, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह निकाल सकेंगे। तो अभी तो फेस पे यूनिट्स भी नहीं पता, जब यूनिट्स नहीं पता तो टोटल कैश फ्लोज कैसे बनाएं? तो ये फेस वाला काम यहीं छोड़ दिया, वर्किंग्स पे चलते हैं, जहां पर पहले हम पर यूनिट प्राइस करते हैं कैलकुलेट। दोबारा सुन लें, यहां क्यों छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि टोटल यूनिट्स नहीं पता। वो डिपेंड करता है कि प्राइसेस का डिफरेंस कितना है। जब टोटल यूनिट्स ही नहीं पता तो हम टोटल कैश फ्लोज नहीं बना सकते, इसलिए जो मेन पेज था वो छोड़ के वर्किंग्स पे आ गए, प्राइस निकालने लगे। अच्छा, प्राइस निकलनी है वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20%। तो सेल प्राइस से पहले फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? एक तो सीकेडी किट्स हैं जिन्होंने जापान से आना है, ये हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट। अच्छा, जो सीकेडी किट है ना, इसमें एक फॉरेन करेंसी का पॉइंट टेस्ट हुआ है, वो चूंकि मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है तो इसलिए मैंने ना इसका एक्सचेंज रेट खुद ही निकाल के बताने लगा हूं आपको। अदरवाइज असल सवाल में ये निकालना टेस्ट हुआ था, मैंने इसमें कन्वर्जन रेट दिए हैं ना, ये मैंने दिए हैं, असल सवाल में नहीं थे। असल सवाल में सिर्फ अभी का एक्सचेंज रेट था और बाद वाले एक्सचेंज रेट निकालने थे, तो वो चूंकि अभी सिखाया नहीं हुआ इसलिए मैंने सवाल अमेंड करके तो उसमें एक्सचेंज रेट खुद डाल दिए। तो हमें जापानीज येन की अमाउंट में एक बार सीकेडी निकालनी होगी प्राइस, उसके बाद उसको रुपए में लाने के लिए तो ये जो मैंने एक्सचेंज रेट खुद निकाल के दे दिए टेबल में, ये यूज कर लेंगे। और जितने भी सवाल में कैश फ्लोज हैं, असल सवाल में ये मेंशन नहीं था तो मैंने खुद मेंशन किया हुआ है कि ये रियल है, मैंने मेंशन किया ना कि करंट है, ये मैंने खुद मेंशन किया। असल सवाल में मेंशन नहीं था, लेकिन सॉल्यूशन में इसको करंट ही माना हुआ था। तो पुराने सवाल है ना, पुराने सवाल अच्छे नहीं होते थे, पिछले 2-3 साल से सवाल अच्छे हैं, पता नहीं शायद किसी और ने बनाने शुरू कर दिए पेपर, लेकिन अच्छे पेपर होते हैं बीएफडी के। बड़े बहुत होते हैं, 1.5-2 सौ का सवाल होता है, लेकिन अच्छे ड्राफ्टेड सवाल होते हैं। पहले बहुत कुछ अज्यूम करना पड़ता था। तो
अभी इस वक्त एक किट कितने जापानीज येन की है? 5,10,000। तो सीकेडी किट लेकिन जापानीज येन में, और हमने करना है इसको इन्फ्लेट, तो एल वाई इंटू कितना इन्फ्लेट होना है इसने? 5%। तो ये 5,10 से बढ़ाते जाए, कितना बना? 535,500 562275। ये जापानीज येन की फिगर है, अभी 5% महंगी हो रही है। 590,389 619908 650903। और एक्सचेंज रेट सवाल में क्या बताएं? मैं असल में ये निकालने पड़ने थे, लेकिन मैंने भी पढ़ाया नहीं, इसलिए खुद ही बना के दे दिए जी। एक्सचेंज रेट क्या बताएं? मैं वो तो अभी का नहीं है, ये साल बाद का है। तो अभी का कितना है? अच्छा ठीक है। तो साल बाद का है 1.18। फिर और ये भी आपको अगर अभी क्लियरली पता चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये मैं सिखा दूंगा। इससे रुपीज में आना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड, डिपेंड क्या करता है, सामने लिखा हुआ है, पता डिवाइड करना क्यों? किसी दौर में होती थी, किसी दौर में होता था पाकिस्तानी रुपया येन से बड़ा होता था। जिस दौर का ये सवाल है, रुपया बड़ा था, तो सॉरी, इस सवाल में येन से रुपया हल्का है। एक येन इतने रुपए के बराबर जी। मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? अब सब रुपीज में आने लगा, तो सीकेडी प्राइस बन जाएगी 631890 674730 720275 13 जेन को डिवाइड किया था। हो सकता है येन ओवर रुपीस दिया हो वो। अभी बहरहाल मल्टीप्लाई होगा। ये येन लिखे हुए देखें, ये ना येन है, 535,500 है येन, 1.18 है रुपीज ओवर येन। मल्टीप्लाई करेंगे तो येन कट के रुपीज में आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो येन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन खैर ये करेंसी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई सीकेडी और वेरिएबल कॉस्ट। कल हम क्या रहे हैं, हमने सेल प्राइस तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी कर रहे हैं। पहले पैराग्राफ में तो खैर गाड़ियों की इस्लाम दुआ थी। पॉइंट नंबर 1 में सीकेडी हो गया 40% इंपोर्ट ड्यूटी, तो इसके ऊपर 40% लगाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगी जी। 252 288 055। 40% ड्यूटी के बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ असेंबलिंग अ फेरेस आर, मटेरियल है, लेबर है, और मटेरियल ने, बल्कि दोनों ने ही 8% महंगा होना है, तो फिर दोनों को मिला लेते हैं। अलग अलग लाइन लिखने का फायदा मिला लेते हैं। तो मटेरियल एंड कन्वर्जन, मटेरियल एंड कन्वर्जन और LY इंटू 1.08। तो जो अभी दिया हुआ है उन दोनों को मिला लें और 8% बढ़ाते जाए जी। 351,000 379,080 409 158 77 5
और कोई वेरिएबल कॉस्ट 0.2 डन, 0.3 डेप्रिसिएशन है, 0.4, 0.5, बस ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट का कर लेते हैं टोटल। वन टू थ्री 5 6 4 6 1323 702 147791 1518 13 1518 320 जी 1625 7264 वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20, तो वो जो 20 होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा ना। फिर देखें वेरिएबल कॉस्ट में हम ऐड करके सेल प्राइस तक पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन। तो हम ये वर्किंग कर तो रहे हैं, वहां पर हम सीधी से कंट्रीब्यूशन की लाइन लिख लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन जो कि है इसका 20%, 247129 264 740 283 558 303 664 325। ये निकल आई फेरिस की सेल प्राइस। वन फोर प्लस करना है 1482775 1588 442 1701 1821 984 19 क्या जी? चलो तो लिख लिए इतने सारे। हाँ ये पता है बिल्कुल, और कॉपी पेस्ट हो जाता है। ये सेल प्राइस निकल आई। अच्छा सेल प्राइस निकल आई ना, तो यहां हम बेशक इसको मिलियन में ले लेते हैं और हम कह देते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन सीपीयू देख लो वर्किंग 1 में और यूनिट्स देख लो वर्किंग 2 में। तो ये वाले सीपीयू को लेके यूनिट से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। अब निकालते हैं यूनिट्स। ये वर्किंग 1 कर रहे हैं तो कर ले नोट, तो यूनिट्स निकालता हूं।
जी वर्किंग वन ओके। अच्छा मैं अभी मेन सोल्यूशन तो ये कर रहा हूं, लेकिन चलिए वर्किंग वन बाद में बताता हूं, वर्किंग टू करते हैं। पॉइंट नंबर 4 समझाता हूं, 5। उससे पहले आते हैं पहले पैराग्राफ पे। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तीसरी लाइन की एंड से पढ़ रहा हूं, एग्जिस्टिंग एनुअल डिमांड फॉर फेरो। फेरो है हमारा दुश्मन, हमने फेरिस बनाना है। फेरो 15,000 गाड़ियां हैं एनुअल डिमांड, और इसने 15,000 ही रहना है 5 साल में, पर ईयर 15,000 ही रहना है। फेरो की डिमांड 15,000 ही है। ये हो गई फेरो की डिमांड। हमने देखना है कि हम फेरो की डिमांड कितनी तोड़ सकते हैं, हम मार्केट में कितनी अपनी जगह बना सकेंगे। पॉइंट नंबर 5, अगर हमारी और फेरो की प्राइस का डिफरेंस 10% तक हुआ, नॉट मोर देन 10%, तो हम 40% डिमांड तोड़ लेंगे इसकी। यानी जिन लोगों ने फेरो खरीदनी थी उनमें से 40% लोग फेरो की बजाय फेरिस खरीद लेंगे आगे। अगर हमारा डिफरेंस प्राइस का 10 से ज्यादा हुआ लेकिन 15 तक हुआ, तो फिर हम फेरो के 30% कस्टमर्स तोड़ लेंगे। और अगर हमारा डिफरेंस 15% से ज्यादा हुआ तो फिर हम सिर्फ 10% तोड़ सकेंगे। किसका 40, किसका 30, किसका 10? 15,000 का। यानी हर साल 15,000 फेरो बिकती हैं, बिकेंगी। अब हमने इस मार्केट को तोड़ना है, और यह फैसला कि हम कितनी मार्केट तोड़ पाएंगे डिपेंड करता है कि हमारी प्राइसेस में फर्क कितना है। तो प्राइसेस का फर्क देख लेते हैं। प्राइस फेरिस की निकाल ली, ये निकालिए 14827 775 1588 442 1701 349 1821 984 1950 871। और फेरो की प्राइस कितनी है? 12,20,000 अभी थी, और इसने महंगा होना है, इसने 8% महंगा होना है। तो फेरो की प्राइस के बारे में हम कह देते हैं LY इंटू 1.08। तो 12,20 को 1.08 बढ़ाते जाएं, 1317600 1423008 1536849 1659 797 179 258। ये महंगी है, सारे सालों में हम लोकल महंगी बना रहे हैं। बहरहाल नई है, ये यूज्ड है। तो हमारा इससे डिफरेंस कितने परसेंट है? परसेंटेज ऑफ व्हाट? डिफरेंस लेके डिवाइड किससे करना? फेरिस से कि फेरो से? क्यों फेरो से? क्या लिखा है कि फेरो से डिवाइड करना? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है कि फेरो से डिवाइड करना है? हाँ, जिससे होता है ना वो 100 होता है, मतलब जिससे कम या ज्यादा की बात हो रही है तो वो बेस है। इज नॉट मोर देन 10% ऑफ फेरो, यानी फेरो से 10% ज्यादा, तो बेस फेरो को रखना है। जब भी कोई परसेंटेज बताई जाती है, अगर हम कहें कि 2024 में प्राइस 23 से 15% ज्यादा है, 2024 की प्राइसेस 23 से 15% महंगी हैं, तो 2023 100 है। और अगर बोला जाए कि 2023 की प्राइसेस 2024 से 15% सस्ती थी, तो 2024 100 है। पता नहीं क्या बोले जा रहा हूं मैं। परसेंटेज जब लगानी होती है तो ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि बेस क्या है। तो प्राइसेस का डिफरेंस मोर देन 10% ऑफ फेरो, तो फेरो की बात हो रही है, फेरो बेस है, इसलिए इसके डिफरेंस को फेरो से डिवाइड करना है। तो जो परसेंटेज डिफरेंस है, बेशक पहले डिफरेंस निकाल लें, या एग्जामिनर को कह देते हैं कि हम करने लगे हैं डिफरेंस इन प्राइस डिवाइडेड बाय फेरो की प्राइस। प्राइस का डिफरेंस लेके फेरो की प्राइस से डिवाइड करना है। जी पहला वाला 12.5 11.6 10.7 9.7 8.8। अब जो प्राइसेस का डिफरेंस है ये बताएगा कि हम कितनी मार्केट तोड़ लेंगे। तो डिमांड शिफ्ट कितनी करवा पाएंगे हम? पॉइंट नंबर 5 किस में फॉल कर रहा है? सेकंड वाले में 30% हम तक आ जाएंगे। सेकंड वाला था 10 से ज्यादा लेकिन 15 तक, ये भी उसी में है।
ये भी उसी में है और ये पहले वाले में फॉल कर रहे हैं, तो 40 40। इसका मतलब इस वर्किंग की लास्ट लाइन, फेरिस के यूनिट्स होंगे ईयर 1 में 15,000 का 30%, फिर 30%, फिर 30%, और उसके बाद 15,000 का 40%। ये है जी वर्किंग 1 और वर्किंग 2। जी ये जगह चाहिए मुझे, वर्किंग 2 में डालूं। तो अब हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि सी हम वर्किंग 1 से उठाने लगे और यूनिट्स हम यहां से उठाने लगे। जी बताइएगा मल्टीप्लाई करके, मिलियन में बता दें। 247129 इंटू 4500, जी 1112, अच्छा 1112, 264740 इंटू 4500, 1191, 283558 into 4500, 1 303664 into 6000, 1822, 325145 into 6000, 1951। ये हो गई कंट्रीब्यूशन। बाकी सारे कैश फ्लो तो ये बना ही दिए हुए हैं, अब सिर्फ वो टैक्स ही आना है। टैक्स वर्किंग 3, और क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 3500। टैक्स की करता हूँ वर्किंग है, डेप्रिसिएशन भी तो है ना।
वैसे कर लें, डेप्शन ऐड करके लिखनी है, लेस करके लिखनी है, कर लें। आरवी, अच्छा आरवी ने इन्फ्लेट होना है कि नहीं, इसके बारे में क्लियरली कहा है कि ये करंट है, तो बस तो इसको इन्फ्लेट ना करें। जिनके बारे में क्लियरली कहा था तो ये एंड पे 1500 आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल है नहीं है, तो अब टैक्स पे आ जाते हैं। और अगर आपने टैक्स अलग लिखना है तो अलग लिख लें, यहाँ फेस पे लिखना है तो फेस पे लिख लें। अलग कर ही रहा हूं तो मुझे अलग अलग ही बताइएगा। कंट्रीब्यूशन दोबारा बता दें। 1112 1191 1276 1822 1951। डेप्रिसिएशन और लॉस या गेन जो भी है, लॉस ही होता है वैसे तो मैंने अभी लिख लिया लॉस। कॉस्ट कितनी 3500। पहली डेप्रिसिएशन बाकी रह गया 2975। दूसरी डेप्रिसिएशन 446। क्या रह गया 29। तीसरी डेप्रिसिएशन 379। क्या रह गया 21। चौथी डेप्रिसिएशन 323। क्या रह गया 1827। और पांचवी डेप्रिसिएशन निकाल लें बेशक, चाहे बैलेंस कर लें 1500 रख के 327। $525 446 379 323 327 और इनका आएगा नेट। और फिर लग जाएगा टैक्स। कितने परसेंट है टैक्स कितने परसेंट है 30%। 587 745 897 1499 1624 और टैक्स हो गया 269 45 450। डिस्काउंट रेट वर्किंग 5। कैश फ्लोस देखें क्या बने 3500
967 137 2 2964। अच्छा, अब आपकी मेहरबानी सुस्ती का मुजाहरा ना करना, वर्किंग 5 आप करें, निकालें डिस्काउंटेड, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंटेड निकालें। ये अदर इंफॉर्मेशन में सारी कहानी मौजूद है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकालें, केई केडी दोनों। केडी निकालना पड़ेगा, वो टैक्स IRR। चलें कम से कम के ही निकाल दें, कम से कम। अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2, अनगियर्ड बीटा का क्या मतलब है? एसेट बीटा। अनगियर्ड मतलब गियरिंग नहीं है, मतलब डेट नहीं है, तो ये एसेट बीटा दिया हुआ है, यानी एक स्टेप बच गया। वो जो हमें उस टारगेट इंडस्ट्री का इक्विटी बीटा दिया होता पहले, उससे एसेट बीटा निकालना पड़ता, वो स्टेप बच गया, आपको एसेट बीटा ही दे दिया है। अब सिर्फ इस एसेट बीटा को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गियरिंग के कपड़े पहनाने हैं। करिए वर्किंग 5।
जी ना, देख लें सोल्यूशन, देख लें और पूछ लें जो पूछना है। अच्छा, इक्विटी रिस्क प्रीमियम या मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है RM माइनस RF। ये मैंने शुरू में जब ये सब कॉन्सेप्ट बताया था तब कहा था। RM भी दिया हुआ है और RM और RF का डिफरेंस दिया हुआ है, तो 14 और 8 का डिफरेंस RF है ना। 8% है RM माइनस RF, RM 14 है। जी डिस्काउंट रेट निकालने में बताएं, कोई मुश्किल किसी को? अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकलेगा और उससे फिर इसकी एनपीवी निकलेगी। ये हो गया जी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट। अब मैं अभी अगली क्लास में आपको एपीवी पढ़ाता हूँ। ऑटम 20 में आपने क्या पूछना था? ओके, जब आपने कैपम को डेट पे लगाना होगा तो आइडली स्पीकिंग RM यानी मार्केट पोर्टफोलियो फिर वो डेट मार्केट का होना चाहिए, वो भी डेट मार्केट वाला होना चाहिए। तो अगर डेट मार्केट वाला RM माइनस RF करेंगे तो हाँ वो भी इक्विटी, वो भी रिस्क प्रीमियम है, डेट रिस्क प्रीमियम। लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्ट्स बने इक्विटी के लिए ना, वो तो आईकैप के सवालों में इसको हम मजबूरन अप्लाई कर लेते हैं, वरना कॉन्सेप्चुअली ये बना ही इक्विटी के लिए है। और अगर आईकैप में एक दफा हुआ होता तो मैं इसको इग्नोर करता, मल्टीपल टाइम्स हुआ है, इसलिए फिर मैं उसको ऐसा टॉपिक फार्मूला बना के पढ़ा रहा हूँ कि हम बनाया ये कॉन्सेप्ट इक्विटी के लिए गया है लेकिन काम चला लेते हैं जी। देखें हमने ना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट निकालना है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। अब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट के लिए हमें गियरिंग चाहिए जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होनी है। अगर प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक गियरिंग कोई एज सच नहीं बताई तो हम जिस बिजनेस का सवाल कर रहे हैं उस कंपनी की डेट इक्विटी लगेगी। आप ये जो वर्किंग 2.1 है इसमें जो 500 और 525 लिया आप इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वेटेड जब भी वेट्स लिए जाते हैं तो वेट्स कभी भी पर यूनिट चीज का नहीं होता, वेट टोटल का होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हुए हम लोग पूरी इक्विटी की टोटल वैल्यू और डेट की टोटल वैल्यू लेते हैं, पर शेयर और पर डिवेंचर वैल्यू का वेट नहीं होता कभी भी। अच्छा, आपने क्या दिसंबर 20 क्या कहा था? पार्टी क्या इतराज है इसमें? एक सिमिलर कंपनी का पहले एसेट बीटा निकाला 2.284, इसमें इतराज है? क्या इतराज है? ये बीटा वाला फार्मूला लगाया है, ये BU मतलब एसेट बीटा और BG यानी इक्विटी बीटा, यही बीटा वाला फार्मूला लगा हुआ, बीटा वाला। चलिए ठीक है, अगली क्लास में आपको एपीवी कराता हूँ, ठीक है।